नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है फ्राइडे नाइट्स के एक और नए एपिसोड में। यह फ्राइडे नाइट्स का तीसरा एपिसोड है। अगर अभी तक आप सभी ने इसके बाकी 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उन कहानियों को भी सुन सकते हैं। तो आज की कहानी हमें मनीषा सक्सेना जी ने भेजी है, तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। कहानी से पहले बताना चाहूँगा कि जिन या जिन्नात होते कौन हैं। आप माने या ना माने, हर चीज़ का एक समय होता है। जिस तरह हिंदू धर्म में 12 बजे के बाद पूजा अर्चना नहीं की जाती है। कहा जाता है कि उस समय प्रभु आराम करते हैं, उस समय ही दूसरी शक्तियाँ प्रबल होती हैं। अब जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, ये शक्तियाँ भी अच्छी बुरी होती हैं। जिन्नात को सफाई बेहद पसंद होती है और सफ़ेद रंग प्रिय होता है उनका। यह कई फीट ऊंचे होते हैं। कहा जाता है इनके पैर नहीं होते, यह हवा में तैरते से नजर आते हैं। यह भी कहा जाता है उनकी ना दोस्ती भली ना दुश्मनी। वह बहुत चतुर होते हैं पर गुस्से में स्वयं काल होते हैं। यह घटना पुरानी दिल्ली की है, जब यह इतना बसा नहीं था। कच्चे पक्के घर भी थे कहीं कहीं, परंतु कच्ची पक्की सड़कें वह घरों के बावजूद बेहद सफाई रखी थी वहाँ के लोगों ने। अब खाली जगह या खुली जगहों पर इन शक्तियों का प्रभाव होता ही है, जिस कारण वहाँ के लोग रात के 12 बजे के बाद बाहर जाने से बचते थे। कई लोगों ने तो जिन देखे भी और वहीं खड़े खड़े प्राण भी त्याग दिए। अब कोई ऐसी चीज देखने के बाद क्या करे। 7 से 8 फीट ऊंचा सा साया, दूध से भी सफेद सुख्र लाल आंखें बिना पैर के उनके तरफ उड़ती चली आ रही हो तो भगवान ही खैर करे। पूर्णिमा की रात थी। सब लोग पूजा पाठ के बाद घर को चल दिए थे। पूर्णिमा को शायद पूजन का विधान था। तभी आधी रात को वहां बूढ़ी दाई के दरवाजे दस्तक हुई। अब वो अकेली वह बूढ़ी औरत, उसका कोई ना था। ना जाने इतनी रात कौन आया। उसने जो ही दरवाजा खोला तो दंग रह गई। एक सफ़ेद रोशनी लिए कोई खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, और घर के अंदर से जितना देख पाई देखा, पर चेहरा ना देख सकी क्योंकि वह व्यक्ति काफ़ी ऊंचा था। अब वो चतुर बूढ़ी दाई समझ गई थी कि वह जिन है। उसने इसलिए आंखें ना मिलाई। वह जान गई थी सच। भला था नहीं तो वह वश में हो जाती। बूढ़ी दाई ने कहा, आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ। जिन बोला, अम्मा बड़ी दूर से आया हूँ, मेरी बेगम पेट से है और कहीं कोई वैद्य ना मिला ना दाई, बहुत पीड़ा में हूँ। बूढ़ी दाई ने कहा, चलो कहाँ चलना है। जिन बोला, अम्मा शुक्रिया, पर मेरी एक शर्त है, आपको आंखों पर पट्टी बांध के मेरे साथ चलना होगा। बूढ़ी दाई तैयार हो गई। कहा, ठहरो जरा, अपना झोला ले आऊं। झोला और एक कपड़ा लेकर बूढ़ी दाई बाहर आई और आंख पर पट्टी बांध ली। अब कुछ क्षण बीते थे और वे वहां पहुंच गए। शायद जिन्नात अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से उन्हें ले गया था। अब दाई ने पट्टी उतारी तो देखा 4 लंबे सफ़ेद दाढ़ी में जिन सफ़ेद रोशनी लिए खड़े थे और सामने जिन रानी बिस्तर पर प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। दाई ने तौलिया और गर्म पानी मांगा और चुटकी में पानी तौलिया हाजिर। दाई ने एक के बाद एक 7 पुरुष जिन और एक कन्या जिन का प्रसव कराया। बाप रे, 4-4 फीट ऊंचे सफ़ेद बच्चे। दाई तो हक्की बक्की रह गई। अब वह जाने लगी तो जिन ने रोका, शुक्रिया किया और एक पोटली दी। कहा, इसे आप आज नहीं कल सुबह खोलना, और साथ ही दाई को वापस उसके घर जिन छोड़ आया। सुबह उठकर दाई ने पोटली खोली तो उसमें सोने की अशर्फी और रत्न थे। दाई बड़ी खुश हुई। उसकी सभी समस्याओं का हर हल उसके हाथों में था। उसने भगवान और जिन का शुक्रिया किया। दाई ने अपना बचा जीवन खुशी खुशी बिताया। उसके निधन के बाद कई लोगों ने उसके घर में सफ़ेद प्रकाश देखा, जबकि वो तो अकेले रहती थी। उसका कोई नहीं था। वो जिन था जो उसे मिलने आया था। तो दोस्तों, यह थी पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। यह कहानी शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। पापा जल्दी आइए, हर्षा को फिर दौड़े पड़ रहे हैं। वह अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। हर्षा दिलीप यादव की इकलौती बेटी है, जिसकी शादी 1 साल पहले ही हुई थी। हर्षा का पति सुरेश हर्षा से बेहद प्यार करता है।
उसके ससुराल वाले भी हर्षा को बेहद मानते हैं, क्योंकि हर्षा से शादी करने के बाद उनके हालात ही बदल गए, मानो जैसे साक्षात लक्ष्मी ने घर में प्रवेश किया हो। जब हर्षा 15 साल की थी तभी से उसे दौरे पड़ना शुरू हुए। परिवार वालों ने काफ़ी इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई भी डॉक्टर दौरे का कारण नहीं समझ पा रहा था। पहले तो अक्सर हर्षा को दौरे पड़ जाया करते थे, लेकिन शादी के बाद हर्षा को दौरे नहीं पड़े। हर्षा के माता पिता इस बात के बेहद खुश थे कि उनकी बेटी अब ठीक है। वह एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही थी। हर्षा के ससुराल में पैसों से संबंधित सभी काम उसकी राय से ही किए जाते थे। कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ ज़मीन लेनी है, यह सब हर्षा ही बताती थी। जब हर्षा शादी करके सुरेश के घर आई थी तब उनके माली हालात कुछ खास नहीं थी। शादी के 1 महीने बाद ही हर्षा ने अचानक एक बार अपने पति से कहा, हमारे गांव के पीछे एक 35 गज की ज़मीन है। वह ज़मीन किसी भीषण सिंह की है, आप उससे वो ज़मीन खरीद दो। सुरेश को उस ज़मीन के बारे में पहले ही पता था, क्योंकि भीषण सिंह पैसे की तंगी की वजह से उस ज़मीन को कब से बेचना चाह रहा था। सुरेश ने हर्षा से कहा कि वो क्या करेगी उस ज़मीन का, वैसे ही घर में पैसे की तंगी है। लेकिन हर्षा ने एक ना सुनी। उसने सुरेश से कहा कि कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम करो और वो ज़मीन खरीदो। हर्षा ने खाना पीना छोड़ दिया और जिद पकड़ ली। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि हर्षा क्यों उस ज़मीन के पीछे पड़ी है। कई बार उसने हर्षा से पूछा भी, लेकिन जवाब एक ही मिलता था कि वह ज़मीन किसी भी हाल में खरीद लो। हर्षा की जिद के आगे सुरेश हार गया और उसने उधार लेकर उस ज़मीन को खरीद लिया। ज़मीन खरीदने के बाद वह सारे कागजात लेकर हर्षा के पास गया और उसके हाथ में कागजात रखते हुए बोला, लो अब से वो ज़मीन तुम्हारी हुई। कागजात देखकर हर्षा के चेहरे पर अजीब ही रौनक छा गई। उसने सुरेश को कहा, जब सब रात को सो रहे हों तब ज़मीन के बीचों बीच जाकर खुदाई करना, तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्यों जिद कर रही थी। और जो कुछ भी तुम्हें वहाँ मिले उसे सीधा लेकर यहाँ आना, कहीं भी रुकना मत। सुरेश ने वैसा ही किया। उसने रात को जाकर खुदाई करना शुरू की और उसकी आंखें चमक उठी। ज़मीन के अंदर खजाना गड़ा हुआ था। उसने फटाफट सारा खजाना समेटा और घर आ गया। उसने हर्षा से कई बार पूछा उसे कैसे पता था कि उस ज़मीन के अंदर खजाना गड़ा हुआ है। हर्षा ने बताया कि उसे पता चल जाता है, उसे चीज़ें दिखती है। सुरेश ने अपने घर वालों को बताया, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। हर्षा के ससुराल वालों को लगा हर्षा को कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है। फिर क्या था, सुरेश और उसके परिवार वालों के दिन बदल गए। एक बार हर्षा अपने मायके रुकने आई। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन अचानक रात को हर्षा को वो फिर दौरा पड़ा और वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। हर्षा के भाई ने देखा, उसने अपने पिता को आवाज़ लगाई। उस वक्त घर में हर्षा का कोई दूर का रिश्तेदार भी मौजूद था। वो सब हर्षा के कमरे में पहुंचे। हर्षा को देखकर सब डर गए, क्योंकि वो बहुत डरावनी नजर आ रही थी। हर्षा के रिश्तेदार ने दिलीप यादव हर्षा के पिता से कहा, ये कोई ऊपरी चक्कर है, हमें किसी तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाना चाहिए, वो ही इसे ठीक कर सकते हैं। वह जाकर गांव से तांत्रिक को ले आए। तांत्रिक के कहने पर सबने हर्षा को पकड़कर रस्सी से बांध दिया ताकि वह हिल ना पाए, और तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। थोड़े मंत्र पढ़ते ही अचानक हर्षा जोर से चिल्ला उठी और अपनी रस्सी तोड़ दीवार से जाकर चिपक गई। अब उसके घर वालों को यकीन हो गया कि हर्षा के अंदर जरूर किसी प्रेत का साया है। तभी हर्षा के अंदर से किसी पुरुष की आवाज़ आई, क्या चाहते हो तुम लोग, क्यों मुझे हर्षा से अलग करने पर तुले हो। तांत्रिक हर्षा के अंदर से आई उस पुरुष की आवाज़ से पूछता है, तू कौन है और क्यों आया है इस बच्चे के अंदर, इसे छोड़कर निकल जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हर्षा के अंदर से आवाज़ आती है, मैं एक जिन हूँ और कई सालों से मैं हर्षा के अंदर ही रह रहा हूँ। तांत्रिक जिन से पूछता है, वह कब और क्यों आया हर्षा के अंदर। जिन बोलता है, एक बार हर्षा अपने स्कूल के बाहर वाले पेड़ के नीचे खड़ी थी। मैं उसी पेड़ पर बैठा हुआ था, मुझे वो बहुत पसंद आ गई तो मैं उसके अंदर चला आया। तांत्रिक ऊंचे स्वर में जिन से बोलता है, छोड़ दे इस बच्ची को, और कुछ राख जैसा हर्षा पर फेंकता है। तभी हर्षा दीवार से नीचे उतर आती है। जिन बोलता है, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम सबका, आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हर्षा की शादीशुदा जिंदगी में भी कभी दखल नहीं दी। जिन हर्षा के माता पिता से बोलता है, याद है आपको जब हर्षा की शादी तय हुई थी, आप दोनों पैसे को लेकर कितना परेशान थे,
कैसे होगी शादी यह सोच सोच के आपको नींद नहीं आती थी। एक रोज जब आप सुबह उठे, वो 6 लाख रुपए कौन आपकी चारपाई के नीचे रख के गया? क्या लगता है आपको रातों रात कहाँ से आए पैसे? और वो जो आपकी ज़मीन नहीं बिक रही थी सालों से, अचानक एक दिन किसी ने आकर दुगने दाम पर उसे खरीद लिया। क्या लगता है ये चमत्कार कैसे हुआ होगा? ये सब मेरी देन है। हर्षा की शादी के बाद उसके ससुराल वालों के हालात एकदम से बदल गए। मैंने हमेशा हर्षा को दिया है, आप सबको दिया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर क्या परेशानी है आप लोगों को मुझसे? यह सब सुनकर दिलीप सिंह भौचक्के से रह जाते हैं। वह जिनको बोलते हैं हर्षा को जो दौरे पड़ते हैं वो ठीक नहीं, कभी किसी के सामने पड़ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी। जिन बोलता है यह समस्या तो मैं वादा करता हूँ कभी बाहर प्रकट नहीं होऊंगा। मेरे बाहर आने से ही हर्षा को दौरे पड़ते हैं। मैं चुपचाप हर्षा के शरीर में रहूँगा, कभी नहीं देखूंगा किसी को। और ये एक जिन का वादा है, अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो उसी वक्त मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और फिर भी आप लोग नहीं माने तो बाहर आने के बाद मैं आप सबको बर्बाद कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिनकी बातें सुनकर सारे घर वाले डर जाते हैं और तांत्रिक से सलाह लेते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तांत्रिक उन्हें बताता है कि जिन अपने वादे के पक्के होते हैं, अगर मैंने इसे बाहर निकाला तो ये हम सबको मार डालेगा। किसी के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय जिन की बात मानने के, और सब जिन की बात मान लेते हैं। कहते हैं उसके बाद कभी जिन बाहर प्रकट नहीं हुआ और वर्षा ने एक सुखी जीवन व्यतीत किया। हर्षा की मृत्यु 80 वर्ष में हुई, उसके बाद यह राज जाहिर हुआ। हर्षा की मृत्यु के बाद वह जिन कहाँ गया किसी को नहीं पता। तो दोस्तों यह थी आज की दूसरी कहानी। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की तरफ। मैं घर पर अपनी छोटी बहन नैन्सी को अक्सर डरावनी कहानियाँ सुनाकर डराया करता था। भूत प्रेत, जिन पिशाच या गांव के संहार जिनको गांव में अधिक मान्यता प्राप्त है, इन सब जैसे शब्दों का कोई नाम लेता था तो मुझे वो 5 रुपए वाली किताब याद आती थी जिनमें भूतों की उल्टी सीधी कहानियाँ लिखी रहती थी, जो बचपन में टीले पर लगने वाले मेले में मिलती थी। मेरा स्कूल ख़त्म हो गया था, मैं गांव से शहर आ गया कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने के लिए। मेरा गांव बलरामपुर ज़िले से कुछ ही दूर है। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों में भी विश्वास नहीं करता हूँ, पर अम्मा और बाबूजी की इच्छा थी कि हम ब्राह्मण थे तो रहने के लिए किसी ब्राह्मण के ही यहाँ रूम भी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। वैसे तो मेरा कोई खास मकसद नहीं था कि हाँ ब्राह्मण के यहाँ ही रूम मिले, पर किस्मत से तुलसीपुर रोड पर हृदय राम पंडित जी के यहाँ मुझे एक रूम पसंद आया। क्योंकि बलरामपुर छोटा शहर था तो यहाँ किराया उतना महंगा नहीं था, लेकिन 3000 फिर भी यहाँ के लिए बहुत महंगा था। पर मुझे पैसे की कोई ख़ास समस्या नहीं थी, इसलिए मैंने पांडे जी के यहाँ रूम ले लिया। ऊपर से पांडे जी की लड़की प्रतिभा भी मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी, तो उससे मेरा रूम लेने में और भी दिल लग गया। अब कॉलेज का दिन शुरू। सुबह 8 बजे उठकर मैं क्लास भागता और दोपहर को 12:30 बजे घर आता। विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी समस्या रहती है खाना। दोपहर में मैं थका हुआ घर आता तो कभी बना के खाता तो कभी वैसे ही जूते फेंक कर बेधड़क सो जाता। दिन भर की सबसे अच्छी बात होती जब शाम को मैं छत पे जाता तो पांडे जी की लड़की प्रतिभा पांडे छत पे कपड़े लेने आती। मैं किताब की आड़ में उसे ताड़ता तो वह भी कपड़े की आड़ में मुझे देखकर शर्माती। तो यहाँ तक की कहानी सिर्फ ध्यान आकर्षण के लिए है। वैसे तो मैं मंदिर कम जाता था, पर कुछ दोस्तों के साथ 1-2 बार पुरानी तालाब के पास से गया तो मुझे अच्छा लगने लगा। अब मैं अक्सर वहाँ जाया करता था। उस दिन भी मैं वैसे ही गया था। मैं तालाब के पास बैठा था। तब तक तो सब कुछ ठीक था। मैं वापस आने के लिए पलटा तो जैसे तालाब में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। मतलब ठीक है कोई मछली रही होगी, पर इतनी बड़ी मछली, अरे या कोई जानवर रहा होगा, अरे कुछ भी रहा होगा। ऐसे ही दिमागी उथल फुथल के हिलोरे ने अंतरात्मा को विश्वास दिला दिया कि हाँ कुछ नहीं था। मैं घर आ गया, शाम को खाना बना, खा के सो गया। अगली सुबह फिर वही 8 बजे भागना। मैं भागकर सुबह 8 बजे कॉलेज पहुंच गया। आज एक भी क्लास में मुझे पढ़ने में मन नहीं लगा। ऊपर से भूख के मारे जान निकली जा रही थी। आज जाकर आलू के परांठे बनाऊंगा। यही सब सोचते सोचते मैं घर की ओर जा रहा था कि अचानक से मुझे याद आया आज मैंने घर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था। मैं जल्दी से अंदर गया। फिर मैंने जो देखा तो मेरी आंखें खुली रह गई।
मेरा पूरा कमरा साफ सुथरा था और आलू के परांठे और नींबू का अचार मेरे टेबल के पास रखा हुआ था। मेरा दिमाग सोचने पर मजबूर था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन जाहिर सी बात थी कि ये सब प्रतिभा ने ही मेरा दिल जीतने के लिए या मुझसे अपने प्यार के संकेत के लिए किया था। खैर, मैं खुश था और हैरान भी। उस दिन प्रतिभा छत पे नहीं आई तो मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन अब मेरे साथ ये सिलसिला बस शुरू हुआ था। अगले दिन मेरे घर आने पर मुझको फिर से कमरा साफ सुथरा मिला, लेकिन आज तो मैंने कमरा बंद कर रखा था। पर प्यार में आदमी सच में अंधा हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, और पता नहीं क्या सोचकर मैं ये मानने को तैयार हो गया कि हाँ, ये प्रतिभा ने ही किया है। अब प्रतिभा का छत पर आना बंद हो गया, परंतु उसके इसी प्रकार के संकेत मुझे हैरान करने लगे। एक समय ऐसा आता था कि मनुष्य ज़्यादा प्यार से भी भयभीत होने लगता है, क्योंकि प्रतिभा से मेरी मुलाकात हो नहीं रही थी और पिछले 15 दिनों से मेरे साथ अजीब चीज़ें हो रही थी। मैं इन चीज़ों से तंग आने लगा था। अक्सर मैं घर आता तो देखता कि मेरा कमरा साफ सुथरा, सब कुछ व्यवस्थित से रहता था। ये सब चीज़ें अब ज़्यादा हो रही थी। मुझे लगने लगा था कि प्रतिभा के पास मेरे कमरे की चाबी है, क्योंकि एक चाबी मकान मालिक अर्थात पांडे जी के पास थी। अगले ही दिन मुझे कॉलेज के पास एक छोटा लड़का मिला। उसने मुझे एक पत्र पकड़ा दिया। ये एक प्रेम पत्र था, जिसमें लड़की ने मुझसे प्रेम का इजहार किया था, पर लड़की ने अपना नाम नहीं लिखा था। मुझे लगा कि ये प्रतिभा ने दिया है। मैंने शाम को प्रतिभा का छत पर इंतज़ार किया और वो आज फिर नहीं आई। परेशान होकर मैं अगले दिन बस पकड़कर गांव चला गया। गांव से मैं पूरे 15 दिन के बाद लौटा। मुझे लगा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैंने जैसे ही जिले की सीमा में प्रवेश किया, मेरे कानों में गाना गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। मैंने कुछ देर के लिए यह सोचकर अनसुना किया कि कहीं और से बज रहा होगा, परंतु मेरा ध्यान तब इस बात पर आकर्षित हुआ जब मुझे लगा कि ये ध्वनि सिर्फ मुझको ही सुनाई दे रही है। मैं आक्रोश में बस रुकने पर उतर गया। मैं बस से उतरा तो बिजलीपुर मंदिर के बाहर खड़े एक फकीर की नज़र मुझ पर गई। का हो भैया, बड़ा परेशान लागत है, का बात है? फकीर ने कहा। हाँ, हम परेशान, तुमसे का मतलब, अपना काम करो, मैंने गुस्से में कहा। और गाना अभी भी मेरे कानों में धीरे धीरे सुनाई दे रहा था। इतना सुनकर फकीर ने अपने हाथ में लिए मोर पंख से मेरे सर पर मारा और गाने की आवाज़ अचानक से बंद हो गई। ये सब ऐसे हो रहा था कि मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। मैंने फकीर को फटकारते हुए कहा, दूर हटो हमसे, यहाँ तुम्हारा जुगाड़ ना लग पाई, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अच्छा तू चला रूम पा, हम पहुंचित है, फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तू हमारे रूम का जानव है ससुर? मैंने यह कहकर वापस बस की तरफ रुख कर लिया। फिर बस में वापस बैठकर मैं कमरे पर पहुंचा तो मैं देखता हूं कि वह फकीर पहले से वहां पर पहुंचा था। उसने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया और मुझसे मेरा कमरा खोलने को कहा। अब मैं उसकी बात पता नहीं क्यों मान रहा था। मैंने कमरा खोला तो पूरा कमरा एकदम सजा हुआ और कमरे से इत्र की जोरदार खुशबू आ रही थी। फकीर बाबा ने मुझसे अब बातें पूछना शुरू किया तो मैंने उनको बताया कि ऐसा मेरे साथ कई दिनों से हो रहा है। फिर जो बात मुझे फकीर ने बताई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनके अनुसार मेरे साथ मेरे कमरे में एक जिन रहता है जो मेरे सारे काम करता है। विश्वास कर पाना मुश्किल सा था और नामुमकिन भी। मैंने यह सब ना मानकर बाबा को वहां से जाने के लिए कहा। बाबा ने मुझे समझाया तो मैंने उनको बताया कि यह सब मेरे मकान मालिक की बेटी प्रतिभा मेरे लिए करती है। मुझे लाख समझाने के बाद भी फकीर बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जब भी मेरी जरूरत पड़े बस मुझे याद कर लेना। काम फकीरी नाम फकीरा, हेरो आपन भांग धतूरा, संकट विकट करिए सब भचा, महादेव रखिए सब रक्षा। यह कहकर वो सीढ़ियों से नीचे चले गए। उनके जाते ही मैंने प्रतिभा को छत पर आते देखा। मैं तुरंत उसके पास गया और जैसे ही मैं उससे कुछ बोल पाता तो वो बोल पड़ी। हाय कैसे हो? उसने कहा। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। कहीं गए थे? उसने पूछा। हाँ, गाँव चला गया था, मैंने कहा। एक्चुअली मैं भी 1 महीने के लिए नानी के यहाँ गई थी, अभी 2 दिन पहले ही आई। तो तुम थे नहीं? उसने कहा। क्या तुम नहीं थी? मैंने लगभग चौंकते हुए कहा। नहीं। क्यों, तुमने भूत देख लिया क्या? जवाब के साथ उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं तेजी से फकीर बाबा की ओर दौड़ा और दौड़ते हुए मेरा शरीर लगभग कांप रहा था। संकट कटे मिटे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा, कहते हुए मैं भागे जा रहा था। अचानक गली में मुझे एक दुकान पर बाबा कस लगाते हुए मिले, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहे हो। अब बताइए करना क्या है? मैं उनके पास जाकर बोला, कुछ नहीं, बुधवार तक इंतजार करो, फिर बुधवार को इंतजाम करो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने मुझको बताया कि मुझे बुधवार, जिसमें अभी 2 दिन बाकी हैं, तब तक इंतजार करना पड़ेगा और वो बुधवार को वहाँ आएंगे और उस जिन से बात करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मेरा उस रूम में 2 मिनट काटना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन मुझको अभी 2 दिन उसी रूम में काटने थे। किसी तरह 2 दिन बीत गया। मैं 2 दिन से सोया नहीं था और फकीर बाबा अपना सामान लेकर रूम पर पहुंच गए। बाबा ने पहुंचते ही मुझसे कहा कि जाओ एक शीशा खरीद कर लाओ जो बड़ा हो। कितना बड़ा? मैंने पूछा। जितना हो सके, उन्होंने जवाब दिया। मैं शीशा लेकर लौटा। वो घर के बीचों बीच में कुछ पूजा कर रहे थे और इनके इशारे पर मैंने शीशे को सामने वाली दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। अभी तक जो हो रहा था, मैं उसका एक दर्शक मात्र था। अंत में फकीर बाबा ने मुझे बुलाकर मेरे माथे पर भभूत लगा दिया और कुछ मंत्र का उच्चारण किया। फिर जो हुआ वो देखना शायद ज़िंदगी में सबको नसीब नहीं होता है, क्योंकि सामने वाले शीशे में एक बला की खूबसूरत तस्वीर छप गई और वो महज एक तस्वीर नहीं बल्कि जिंदा तस्वीर थी। बाबा ने उससे पूछा, कौन हो तुम? अपना परिचय दो, तेज आवाज़ में। मैं एक जिन हूँ, बहुत ही मीठी आवाज़ में उत्तर प्राप्त हुआ। यहाँ क्या करने आई हो और कैसे आई हो? बाबा ने प्रश्न किया। फिर उसने बताया कि मैं तालाब के पास जब जाता था तो वो मुझे अक्सर देखती थी और वो तालाब के अंदर रहने वाली एक जिन है। मैं उसको पसंद आ गया था, सिर्फ इसलिए वो मेरे साथ चली आई और रहने लगी। उसने अपना नाम जैस्मीन बताया। बाबा ने उसको समझाया कि उसका और मेरा रिश्ता असंभव है, परंतु उसने बोला, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। ये बात कहकर मेरा भी दिल जीत लिया। तुम तो जिंदा भी नहीं हो और ये लड़का अभी जिंदा है, इसका और तुम्हारा संबंध असंभव है। बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो मर ही जाएगा। उसने एक ही बार में कह दिया। अब ये बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। हालांकि उसने मुझे गलत नहीं कहा, परंतु मुझे उसके इरादे सही नहीं लगे। लड़का अभी समझदार नहीं है, परेशान हो जाएगा, बाबा ने समझाते हुए कहा। नहीं, मुझे इस लड़के से मोहब्बत है और मैंने तो इसको परेशान भी नहीं किया। मैंने अपने आप को इसी कमरे तक सीमित रखा है और यहीं पर इसके साथ रहना चाहती हूँ। उसकी खूबसूरती कमाल की थी। शीशे में उसके होठ मुझको साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी नाक के ऊपर का कुछ नहीं दिख रहा था। शायद इसलिए बाबा ने मुझको बड़ा शीशा लाने को कहा था। लाख कोशिशों के बाद वह इस शर्त पर जाने को तैयार हुई कि मैं उसको एक बार जाने के लिए कह दूँ। मैंने उसको सामने आकर जैसे ही कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, शीशे से तस्वीर गायब हो गई और मेरे कानों में फिर से गाने की आवाज़ आने लगी। अब की बार आवाज़ थी, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। तब के दिन से आज 7 साल हो गए थे। उसने मुझे कभी दोबारा नहीं याद किया, जब तक मेरे कानों में आज ये आवाज़ दोबारा नहीं बजने लगी। ढोल बजने लगा, गाँव सजने लगा, कोई लौट के आया है। तो दोस्तों, यह थी अंकित मिश्रा की कहानी बस यहीं ख़त्म होती है। तो अगर आप सभी को भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।